हजारों लाखों के बिल्स तो भरने पड़ते हैं कंपनीज को, लेकिन गैस नहीं आ रही होती है घरों में। गवर्नमेंट क्यों इस बहरान को संजीदगी से नहीं ले रही है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो पीटीआई गवर्नमेंट का फेलियर 2 साल में रहा है महंगाई के बाद। वो ये गैस का और बिजली का एनर्जी का जो बहरान है वो उसके कोई इंटरनेशनल और नेशनल कोई वजूहत नहीं है। वो टोटली मैन मेड और इस गवर्नमेंट की अपनी नालायकियों की वजह से इनके जो वज़रा, इनके ब्यूरोक्रेटिक टीम और इनके जो एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं, टोटली उनकी ना सिर्फ के लैप्सेस बल्कि मिली भगत बेताशा दफा साबित हो चुकी हुई है। और उसका इंसान जो है अब आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम 2-3 साल से कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसलिए कि हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह चुका हुआ है कि जनाब इनको जो पिछले 10 साल में अभी नहीं है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का चलता आ रहा है कि कम से कम साल का जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है ना एनर्जी की मिसमैनेजमेंट की वजह से जाया हो रहा है। ये तो डायरेक्टली है। इसका इनडायरेक्टली जो इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर असर पड़ता है वो अलग है, मगर कोई जू नहीं रहती। हम ये शुरू से कह रहे थे कि अभी गवर्नमेंट ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं, और ये ऐलान करते रहे, मगर उसके लिए जो सद्देबाब करना था वो नहीं किया। टाइम पे एलएनजी नहीं ली गई। और अभी वो मेरा ख्याल ये हमारे पास प्रोड्यूसर साहब के पास वो लेटर पड़े हुए हैं कि पिछले साल के दिखाए गए हैं कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 6 महीने पहले जो है इसकी बुकिंग की जाती है और उस वक्त सस्ते मिलते हैं। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये पिछले साल के हैं जो पीएलएल कंपनी जो है पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड जो गवर्नमेंट की अपनी है, इसके वो लेटर्स हैं जो इन्होंने पिछले साल जुलाई अगस्त में किए, तो बड़े सस्ते थे। इस दफा भी करते तो वो उस वक्त जो है $4 की इनको पड़ रही थी। अब जो लिए हैं लेट करके $60 की इन्होंने ली है, जिससे $200 बिलियन का इनको सिर्फ सर्दियों में नुकसान होता है। ये खासा मेरा ख्याल शायद आपने मुझे दुरुस्त किया था कि 30-35 अरब रुपया, 300 अरब रुपया शायद बन जाता है के करीब जो है सिर्फ ये वाली अमाउंट है। और एक जो नुकसान जो है दरमियान में जब आपकी एलएनजी टाइम पे नहीं पहुंचती तो आपने जो उसके लिए फूकते हैं फर्नेस ऑयल जो कि बहुत महंगा होता है, तो ये जो सब महंगे नुकसान होते हैं ये बाद में बिल में डाल देते हैं। दूसरा इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की कि जब ये बहुत ज्यादा दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया था, एलएनजी भी $2 $0 के करीब चली गई थी, तो उस वक्त अगर ये अगले 10 साल का खरीद लेते तो इतनी सस्ती इनको अवेलेबिलिटी थी। और ये गवर्नमेंट को हम भी शोर मचाते रहे, हम आउटसाइडर हैं, हमसे रिपोर्टर लोग हैं, फिर हमें नजर आ रहा था कि जनाब उसको कहते हैं हेजिंग करना, कि आप 10 साल में खरीद लेते हैं ताकि अपनी जो डोमेस्टिक गैस थी वो भी बचा लेते, उसको पार्शली यूज करते। इसको स्टोर कहाँ करते हैं आप? हर दफा ये जरूर बात कहते हो कि 10 साल के लिए ले लेते, स्टोरेज का मसला हम कहाँ स्टोर करते हैं? खरीद के स्टोर नहीं करना होता, आप उसके जो है 10 साल तक के टेंडर्स खरीद लेते हैं, तो आदमी वो हर साल 10 साल के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह के 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बेचते। हेज फंड्स होते हैं ना, जो हेज फंड्स जो हैं वो हेजिंग करना यही होता है कि आप 10 साल की कॉन्ट्रैक्टिंग वो स्टेट टू स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट टू स्टेट लेवल पे होते हैं, जैसे कतर के साथ हमारी वो डील हुई है। मेरा ख्याल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह लंबी नहीं हो सकती। साथ भी आप कंपनीज के साथ 10-10 साल की अगर आप लेना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, 10 साल की हेजिंग कर लेते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ कि जनाब आपसे हम इस ये तो अगर भी पूरी दुनिया कर लेगी फिर तो पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे भी रख लें, फिर ये $2 पे। दुनिया में अक्लमंद मुल्कों ने कर लिया ना। हमारे यहाँ ये हफीज शेख साहब को ब्लेम कर रहे हैं। असद उमर साहब का कहना यह है कि जनाब मैंने बड़ा शुक्र बचाया और मैंने ये कहा हफीज साहब को कि खुदा के लिए ये कर लें, ये दोबारा इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, अगले 10 साल की खरीद लें। और उन्होंने कहा जी हफीज शेख साहब ने बातें बजाते रहे, उन्होंने कहा जी ये है वो है, और ये जो है ये कैबिनेट के ऊपर बहस होती रही। ये मेरी अपनी सिर्फ तजवीज़ नहीं है, ये बहस हुई कैबिनेट के अंदर, उसके बाद हफीज शेख साहब पे डाला जा रहा है इसका जिम्मा कि उन्होंने नहीं की। अब ये तमाम नुकसान का ये है कि आवाम को ना सिर्फ के गैस नहीं मिल रही है और जो मिल रही है जहाँ भी मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है और आ भी नहीं रही है। आमिर साहब लास्ट 3 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगी चौधरी अनवर साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी। बहुत करीब थे आपके, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। मैं चाहूंगी कुछ आपके साथ जो उनके यादगार लम्हात गुजरे हैं वो जरा आप शेयर कीजिएगा।
जी वो मेरे साथ नहीं, चौधरी अनवर अजीज जो थे, ये रऊफ क्लासा साहब, मुझे और हमारे काफी जर्नलिस्टिक कोलीग्स जो हैं, जैसा कि शाहीन साहब भाई, नुसरत जावेद साहब उनके बहुत ही करीब तरीब रहे हुए हैं, मेरे से भी ज्यादा रहे हुए हैं। और उसके बाद फिर जफर अब्बास, मोहम्मद मालिक, रशा शरीफ, ये हम तमाम, हामिद मीर, ये तमाम जो हुमा शाह साहब को भूल गए हैं। सीनियर तरीन हजरात, मैं हुमा शाह साहब भी बड़े उनके हुमा शाह साहब सबसे ज्यादा लाडले तो वो थे उनके। जी जी बिल्कुल, हुमा शाह साहब। तो हमने बड़ा सियासत भी उनसे सीखी, उनका एक बड़ा फिर खास किस्म का एक दानिशवर आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे और रेयर आदमी थे, तो उनसे हमने सियासत भी सीखी, दुनियादारी भी सीखी, और भी बाकी वो एक उनके अंदर एक रस्टिक विजडम था कि बड़े आसान तरीके से, बड़े अपने अंदाज के अंदर वो एक समझाते थे। और सबसे जब शहर में इस्लामाबाद में आते थे तो सबके लिए एक ये ओकेजन होता था कि टाइम मिलके उनके साथ महफिल की जाए, जिससे कि सबको ही जो है मौका मिला, का सब भी बयान कर पाएंगे। तो उनकी बहरहाल एक 90 साल की उम्र तक उन्होंने भरपूर जिंदगी अपने गुजारी, और फिर भी एक खला छोड़ के जाएंगे जो कि ये बस आप कह लें कि द लास्ट ऑफ हिज जनरेशन, कि इस तरह के लोग जो हैं बड़े कामी और बड़े रेयर ही होते हैं, और उनका खिला हमारे लिए कम अज कम, मेरे लिए जाती तौर पर मेरा ख्याल पूर्ण नहीं किया जा सकता। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्लास साहब, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो चौधरी अनवर साहब की हमेशा याद रही? वैसे तो क्या कहते हैं, पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था चौधरी साहब से, मेरा ये ख्याल है। जितनी बड़ी वो 18 साल से मेरा ताल्लुक था आमिर साहब का, तो उससे ज़्यादा था। 2002 में मुझे याद है जब पार्लियामेंट जहाँ पे उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद मेरी थोड़ी उनसे दुआ सलाम हुई। उनके बारे में 2 लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, या शायद 3 देखे हैं, जो जिनको मैं इम्पैक्ट लिया जिनके करीब से। एक मेरे नईम भाई थे, डॉक्टर जफर अल्ताफ़ साहब थे, और तीसरे ये चौधरी अनवर अजीज साहब। इनके जानने वाला हर बंदा कहता था कि ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं। हज़ारों लोग मिलते थे जो ये दावा करते थे, इन तीनों का मैं बता रहा हूँ, नईम भाई का, इनका डॉक्टर जफर अल्ताफ़ साहब का, चौधरी अनवर अजीज साहब का, कि बस इनका मैं ही लाडला हूँ, मेरे साथ इनका इतना प्यार है और किसी के साथ नहीं होगा। ये वैसे मतलब मैं शायद हो सकता है ओवर स्टेटमेंट में कहूँ, अगर पाकिस्तान में कोई आपको पढ़े लिखे 2-4 सियासतदान ढूंढने हो ना, जो किताब पढ़ते थे और जिनके पास बहुत बड़ा नॉलेज था, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, उनका बहुत बड़ा, ये पढ़े लिखे आदमी थे, किताब पढ़ते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी, पढ़ने वाली थी। और फिर आपको अगर कोई वहाँ पढ़ा लिखा कोई सियासतदान जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकते थे, नई नई चीज़ें, हिस्ट्री पे, पॉलिटिक्स पे, गिब्बन्स पे, मतलब रोमन्स पे, बेपनाह चीज़ें, वो चौधरी अनवर उस पर अजीज साहब थे। इनकी जो बहुत बड़ी क्वालिटी थी, जो मैं मतलब मिस करता हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो, आई विश क्या है, ये घंटों आपको चुप करके सुन सकते थे, इवन एट द एज ऑफ 90। 90 साल की उम्र में इनको कोशिश होती थी कि अगला बंदा बोलता रहे, ये सुनते रहे, कोई नई बात बताएं, कोई नई बात बताएं। इनको जितने क्यूरियस, मैंने तजस्सुस का शिकार देखा है, नई बात सुनने का, पॉलिटिक्स पे, चीज़ों पे, कोई नई किताब का